ओम। अथ द्वितीय अध्याये प्रथमान्निकम्। प्रथम अध्याय में पदार्थों के उद्देश्य, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य के लक्षण, उनके साधर्म्य, वैधर्म्य आदि का निरूपण किया गया था। अब द्वितीय अध्याय के प्रथम आन्निक में 9 द्रव्यों के लक्षण, ईश्वर व आकाश आदि के विषय में निरूपण किया जाएगा। और इसमें सबसे पहले पृथ्वी का लक्षण करते हुए ऋषि कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। रूप, रस, गंध, स्पर्श वाली पृथ्वी होती है। यहां पर पृथ्वी में जो गुण हैं, जैसा कि मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया भी था, कुल 14 गुणों के विषय में मैंने बतलाया था आपको चार्ट में, वो आगे हम धीरे धीरे उनको जानेंगे। यहां पर रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 4 गुणों के विषय में चर्चा की गई। इसका तात्पर्य यह है कि रूप आदि गुण पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी रूप आदि गुणों का अधिकरण है, आश्रय है। इस आश्रयाश्रित भाव का संबंध समवाय संबंध माना गया है। इस प्रकार समवाय संबंध से रूप आदि गुणों का जो आश्रय आधार है वह पृथ्वी है। यह पृथ्वी का लक्षण हुआ। पर इसका विशेष रूपादि विषयक विवरण इस प्रकार है। रूप 2 प्रकार के हैं, भास्वर और अभास्वर। पहला जो गुण है वो भास्वर, तेज का गुण है। यानी हमने जब गुणों के विषय में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि अग्नि का गुण है रूप। यहां पर रूप के विषय में और स्पष्ट करते हुए ऋषि बताते हैं कि भास्वर और अभास्वर 2 प्रकार के रूप होते हैं। जो पहला वाला है वो अग्नि का गुण है, और दूसरा वाला फिर से 2 प्रकार का है, स्वच्छ और अस्वच्छ। स्वच्छ अभास्वर रूप जल का गुण है, यानी पारदर्शिता। जल आपको दिखता है, लेकिन जल के आर पार भी दिखता है। अब बीच में पदार्थ है, लेकिन पदार्थ होते हुए भी आपको उसके पार दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा रूप है? स्वच्छ अभास्वर रूप है। और दूसरा अस्वच्छ अभास्वर जो है वो पृथ्वी में है। पृथ्वी तत्व जो है उसमें आपको आर पार दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया? अस्वच्छ अभास्वर। अब यहां पर इससे और आगे बढ़कर के कहते हैं कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो शुक्ल भास्वर रूप है वो तेज का है, शुक्ल स्वच्छ अभास्वर जल का है, और शुक्ल अस्वच्छ अभास्वर पृथ्वी का गुण है। शुक्ल के अतिरिक्त पृथ्वी में 6 प्रकार के रूप और हैं। अब 6 रूप और हैं इसके अलावा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने पृथ्वी के गुणों के विषय में बात की, लक्षणों के विषय में बात की। कौन सी है पृथ्वी? जिसमें रूप है, रस है, स्पर्श है और गंध है। ये 4 जिसके अंदर है वो पृथ्वी तत्व है। अब ये रूप, रस, गंध और स्पर्श भी कैसे हैं इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य दृष्टि से देखने में या जब शुरुआत गुणों के विषय में वर्णन की गई थी तो वहां पर यह बतलाया गया था कि जो रूप है वो तेज का गुण है, क्योंकि अगर प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते, उसके रूप का हमको पता नहीं चलता। आप कमरे में बैठे हैं, रात्रि का समय है, अचानक बिजली चली गई, फिर आपको कोई आकृति दिखाई देगी वहां कमरे में? किसी चीज का रूप आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है।
प्रकाश के अभाव में आपको वो दिखना बंद हो जाता है। लेकिन अब यहां जब उसकी गहराई में हम उतरेंगे तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हमें दिखाई नहीं दे रहा तो उस चीज का रूप नहीं है, उस चीज का रूप तो फिर भी रहता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल। हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आजकल सीसीटीवी कैमरा आते हैं जिनमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होती है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब क्या है? हमारी आंखों से दिखाई देने वाला जो प्रकाश है वो कौन सा है? जो रेड और वायलेट के बीच का है। बैंगनी और लाल रंग की किरणों के बीच में जो प्रकाश है, जिसमें बैंगनी आती है, जामुनी आती है, नीली आती है, पीली आती है, हरी आती है और संतरी ऑरेंज आती है, और उसके बाद में रक्तिम लाल रंग की किरणें आती है। तो ये 7 रंग की किरणों के बीच में जो प्रकाश है वही केवल हम देख पाते हैं। लाल रंग से कम आवृत्ति वाली और बैंगनी रंग से अधिक आवृत्ति वाली अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, इन आवृत्ति वाली प्रकाश की तरंगों को हम देख नहीं सकते। तो आजकल एक टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से वो कैमरे से आप रात में प्रकाश जहां पर नहीं है उस चीज को भी देख सकते हैं। अब ये मनुष्य के बारे में हो गई, जो हमें 7 रंग की किरणें दिखाई देती हैं लाल से लेकर के बैंगनी तक। लेकिन इस धरती पर बहुत सारे ऐसे पशु और पक्षी हैं जो नॉक्टर्नल हैं, रात्रिचर हैं। और रात्रिचर जो पशु पक्षी होते हैं उनकी आंखें इस बात के लिए इक्विप्ड हैं कि उनको अंधेरे में भी दिखाई दे जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे पशु पक्षी भी हैं जिनको ध्वनि के विषय में भी ऐसा ही है कि वो तरंगें जो हमको सुनाई नहीं देती वो उनको सुनाई दे जाती हैं। आप लोग जानते हैं चमगादड़ के विषय में, कुत्ते के विषय में, उनकी सूंघने की शक्ति, उनकी सुनने की शक्ति, और इसी प्रकार से रात्रि में देखने की शक्ति वो हमारी शक्ति से ज्यादा है, अलग है। तो यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया कि रूप अग्नि का गुण है, रूप तेज का गुण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और किसी में रूप नहीं है। तो फिर रूप किसमें है? रूप तो अपना अपना सब में है। तो पृथ्वी में रूप है, और वो कौन सा रूप है? तो रूप का बतलाया अभास्वर अस्वच्छ। और जो जल है उसमें जो रूप है वो कैसा है? अभास्वर स्वच्छ। और अग्नि का जो रूप है वो कैसा है? भास्वर यानी शुक्ल। शुक्ल के अतिरिक्त पृथ्वी में 6 प्रकार के रूप और हैं। इस प्रकार पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप देखा जाता है। तो अब यहाँ शुक्ल के अलावा कौन से हैं? तो वो रूप हैं नील, पीत, हरित, रक्त, कपिश और चित्र। जिन 7 रंगों के बारे में मैंने आपको बतलाया, ये किसके रंग हैं? पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी तत्व के अंदर ये रंग पाए जाते हैं। शुक्लत्व आदि रूपत्व के प्रवांतर सामान्य समझने चाहिए। शुक्लत्व आदि रूपत्व के अवांतर आगे सामान्य समझने चाहिए। इसी प्रकार भास्वरत्व, स्वच्छत्व आदि शुक्लत्व के अवांतर सामान्य, इसके अनुसार रूप गुण के आधार पर पृथ्वी का लक्षण होगा। जो भास्वरता, स्वच्छता रहित रूप का समवाय संबंध से आश्रय है वह पृथ्वी द्रव्य है। अब आप इसको देखिए, हम लोगों को बरसात के दिनों में एक बहुत सुंदर घटना दिखाई देती है प्रकृति में, जिसका नाम है क्या? इंद्रधनुष। रेनबो देखते हैं हम लोग। रेनबो बनने की प्रक्रिया क्या है? सूर्य से आने वाली किरणें जब वर्षा काल में उपस्थित जल और जल के साथ में जो सूक्ष्म कण हैं उन बिंदुओं से होकर के जब गुजरती हैं तो वो क्या करती हैं? वो अपने रंगों में बिखर जाती हैं। एक तो आ रहा था सीधा प्रकाश, सीधी किरण आ रही थी। ये क्रिया हम घर पे भी कर सकते हैं। कांच का एक टुकड़ा लीजिए और उसको आप प्रकाश में रखिए, सूर्य के प्रकाश में, तो उसमें आपको दूसरी तरफ बहुत प्रकार के अलग अलग रंग दिखाई देंगे। वो क्यों दिखाई दे रहे हैं?
क्योंकि उन कणों से होते हुए वो प्रकाश जो है वो बिखर जाता है। क्यों बिखर जाता है? इसका कारण क्या है? बिखर क्यों गया? बिखर इसलिए गया क्योंकि इन सातों रंगों की जो आवृत्ति थी, तीव्रता थी या फ्रीक्वेंसी थी, वो अलग अलग थी। अब 7 लड़के दौड़े, एक स्थान से दौड़े, लेकिन पहुंचेंगे एक साथ नहीं। शुरुआत एक जगह से हुई, लेकिन अंत एक समय पर नहीं होगा। कारण क्या है? उन सातों की दौड़ने की जो क्षमता है, उनकी जो स्पीड है, वो अलग अलग है। और अलग अलग होने के कारण से एक ही बिंदु से स्टार्ट करने के बाद भी वो सब एक साथ नहीं पहुंचे। इसी प्रकार से जो सातों रंग हैं प्रकाश में, उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो अलग अलग है। और अलग अलग होने के कारण से जब वो किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजारे जाते हैं, तो वो एक किरण तेजी से आगे निकल जाती है और दूसरी किरण उससे थोड़ा पीछे, उससे तीसरी पीछे, उससे चौथी पीछे, उससे पांचवी पीछे। इस तरीके से वो सातों जो है वो अलग अलग हो जाती हैं। तो अलग अलग जब हो जाती हैं तो हमें फिर वो सातों रंग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये बतलाया गया है कि ये जो 7 रंग हैं, ये पृथ्वी में इस प्रकार के 7 रंग पाए जाते हैं। रूप के समान रस भी 7 प्रकार का है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त और चित्र। अब जैसे 7 प्रकार के रंग हैं, इसी प्रकार से 7 प्रकार के स्वाद भी हैं। रस, अब रस आ गया ना, रूप हो गया, समझ में आ गया। अब रूप के बाद दूसरा क्या है गुण? रस। तो रस भी इसी प्रकार से 7 प्रकार का है। मधुर रस 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। अव्यक्त मधुर रस केवल जल में रहता है। आप पानी पीजिए, कैसा लगता है? उसमें एक अपनी मिठास है। जल आप पिएंगे, मैं ये आरओ के पानी की बात नहीं कर रहा हूं। आजकल तो हम सब खींच देते हैं, लेकिन फिर भी जल का अपना एक स्वाद है। और वो स्वाद क्या है? अव्यक्त है। उसमें मधुरता है, लेकिन अव्यक्त मधुरता है, वो व्यक्त नहीं है। लेकिन जो बाकी जो व्यक्त मधुरता है वो किसमें है? पृथ्वी तत्व में है। तो रस वैसे देखा जाए तो जल का गुण है, लेकिन पृथ्वी में भी रस पाया जाता है। और वो कैसा है? जो व्यक्त रस है, व्यक्त मधुर रस है, वो पृथ्वी के अंदर ही पाया जाता है। पार्थिव विकारों में जिस प्रखर मधुर रस का अनुभव होता है, वो जल में नहीं है। यही अव्यक्त पद का तात्पर्य है। व्यक्त मधुर तथा अन्य रस पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए व्यक्त रस वाला द्रव्य अथवा व्यक्त रस का समवायी कारण या आश्रय पृथ्वी है। यह पृथ्वी का लक्षण स्पष्ट होता है। तीसरा है गंध। गंध का जो गुण है वो केवल मात्र पृथ्वी में ही रहता है, एक निष्ठ है वो पृथ्वी के अंदर। अब आप समझ गए। सबसे पहले था रूप। रूप कहां कहां है? अग्नि में भी है, जल में भी है और पृथ्वी में भी है, लेकिन उसका प्रकार अलग अलग है। अग्नि में भास्वर है। भास्वर का मतलब आप ऐसे समझ लें सरल शब्दों में कि जो दूसरे का भी भास करा सके, उसे भास्वर, शुक्ल भास्वर कहा गया। दूसरा जल में कैसा है? अभास्वर है, वो दूसरे को दिखा नहीं सकता। और कैसा है? स्वच्छ है, उसमें आर पार आपको दिखाई देगा। तीसरा कैसा है रूप? कि अभास्वर है और अस्वच्छ है, वो किसका है? पृथ्वी का। तो ये 3 प्रकार के रूप थे जो अग्नि में भी पाया जाता है, जल में पाया जाता है और पृथ्वी में। तो रूप का गुण अग्नि, जल और वायु में किस प्रकार, अग्नि, जल और पृथ्वी में किस प्रकार से, ये आपने समझ लिया। दूसरा है रस। तो रस मूल रूप से अग्नि का, ये जल का गुण है, लेकिन जल और पृथ्वी में दोनों में इस रस की विद्यमानता है। कौन सा रस है वो हमें समझना होगा। तो 7 प्रकार के जो रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त और चित्र, इन 7 रसों में से जो मधुर है वो 2 प्रकार का है। उसमें एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। जल में जो मधुर रस है वो अव्यक्त है और पृथ्वी में जितने भी रस हैं वो सब व्यक्त रस हैं।
तो इस प्रकार से। अब उसके बाद में तीसरा जो लक्षण था वो क्या था? गंध। तो गंध गुण एकमात्र पृथ्वी निष्ठ है, एकमात्र पृथ्वी में ही गंध पाई जाती है, इसीलिए कहा भी जाता है गंधवती पृथ्वी। गंध दो प्रकार का है, सुरभि और असुरभि, सुगंध और दुर्गंध। सब प्रकार का गंध पृथ्वी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं संवेद नहीं रहता। गंध मात्र का समवायी कारण या आश्रय पृथ्वी का निरपेक्ष लक्षण स्पष्ट होता है। तो ये पृथ्वी का अपना लक्षण है। स्पर्श गुण तीन प्रकार का है, उष्ण, शीत, अनुष्णा शीत। गरम, ठंडा और न गरम न ठंडा, गुनगुना जिसे हम बोल देते हैं। उष्ण स्पर्श जो है वो अग्नि में है और शीत स्पर्श जो है वो जल में है। लेकिन जो अनुष्णा शीत है, स्पर्शांतर व्यंजक, स्पर्शांतर अव्यंजक, ये दो प्रकार का होता है और इसमें पहला गुण वायु में और दूसरा पृथ्वी में रहता है। तो स्पर्श गुण क्या है? चार पदार्थों में होता है। किसमें किसमें? अग्नि में, जल में, वायु में और पृथ्वी में। लेकिन चारों में अलग अलग प्रकार का स्पर्श है। स्पर्श एक प्रकार का नहीं है, स्पर्श अलग अलग प्रकार का है चारों में। तो चारों में जो अलग अलग प्रकार का स्पर्श है वो कैसा है? यहां पर ये बतलाया कि अग्नि में जो स्पर्श है वो कैसा है? गर्म। हम सब जानते हैं अग्नि को छुएंगे तो गर्म लगेगा, अग्नि में गर्म स्पर्श है। और जल में जो स्पर्श है वो कैसा है? ठंडा है। लेकिन पृथ्वी और वायु में जो स्पर्श है वो न गर्म है न ठंडा है। उसमें भी दो प्रकार कर दिए, पहला है स्पर्शांतर व्यंजक और दूसरा है स्पर्शांतर अव्यंजक। स्पर्शांतर व्यंजक जो है वो वायु में रहता है और स्पर्शांतर अव्यंजक जो है वो पृथ्वी में रहता है। स्नान किए हुए व्यक्ति के गीले शरीर पर जब वायु स्पर्श होता है तब वह स्पर्श देह संपृक्त जल के कारण से ठंडा लगता है। हम नहा के निकल के आते हैं और हवा में पंखे के नीचे खड़े हो जाएं तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। क्यों लग रहा है ठंडा? इसलिए लग रहा है ठंडा क्योंकि वो वायु जो हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है जल से होता हुआ। अच्छा, कूलर का उदाहरण ले लीजिए। कूलर में क्या होता है? कूलर में जो वायु को खींचता है उसका फैन, वो जल से होकर के खींचता है, और जब जल से होकर के खींचता है तो वो वायु कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार से जब जाड़े के दिन होते हैं तब हम हीटर लगाते हैं, तो हीटर से जो वायु हमारे पास तक आती है वो कौन सी आती है? अग्नि के स्पर्श से होती हुई आती है। अग्नि के स्पर्श से होती हुई वायु जो हमारे पास आती है वो गर्म होती है, उष्ण होती है। तो यहाँ पर ये, और अपने आप में जो पृथ्वी और वायु का स्पर्श है वो न गर्म होता है और न ठंडा होता है। पृथ्वीगत जो अनुष्णाशीत स्पर्श है उसके और भेद हैं, मृदु, कोमल। पृथ्वी के तत्व के ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो कोमल होते हैं। फूल देखिए, आप फूलों को छुइए, फूलों को जब आप स्पर्श, या किसी छोटे बच्चे को आप स्पर्श कीजिए, उसमें एक कोमलता होती है, बहुत कोमल होता है। दूसरा है मध्य, न बहुत कोमल न बहुत कठोर। तीसरा होता है कठोर। तो इस प्रकार के भेद इस स्पर्श में भी पाए जाते हैं। तो पृथ्वीगत जो स्पर्शांतर व्यंजक है, वो स्पर्शांतर अभिव्यंजक है, वो मृदु, मध्य और कठोर, ये तीन प्रकार का होता है। तो इस सूत्र में पृथ्वी के चार गुणों की चर्चा की गई है। ये विशेष गुण कहे जाते हैं संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग आदि अनेक गुण सामान्य गुण कहे जाते हैं, जो सब द्रव्यों में अथवा अधिक द्रव्यों में रहते हैं। साधारण रूप से विशेष गुण वह है जिसके द्वारा उसके आधार द्रव्य का लक्षण किया जा सके। तो रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पृथ्वी के विशेष गुण हैं। और इसके अलावा जो गुण गिनाए थे, बाकी के 10 गुण जो हैं वो कैसे हैं? वो सामान्य, वो औरों में भी पाए जाते हैं, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पर विशेष रूप से सूत्र में नहीं की गई है। तो ये गंध जो है वो पृथ्वी का प्रधान रूप से गुण है, वो किसी और द्रव्य में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी को इसीलिए, जैसा मैंने कहा, गंधवती पृथ्वी, यह लक्षण पूर्ण रूप से अन्य निरपेक्ष है, यानी ये इसका विशेष वैशिष्ट्य है। रूपादि के आधार पर ऐसा लक्षण नहीं किया जा सकता। रूप आदि के साथ
विविध आदि कोई विशेषण पद पृथ्वी का लक्षण करते समय लगाना होगा। रूपवती पृथ्वी कहने से यह लक्षण जल और तेज में अतिव्याप्त होगा। तो रूप अग्नि में भी है, रूप जल में भी है। तो अगर हम रूप पृथ्वी के साथ में हम अगर बताते हैं तो हमें रूप का वैशिष्ट्य भी बताना होगा कि किस प्रकार का रूप पृथ्वी में है और किस प्रकार का रूप अग्नि में है और किस प्रकार का रूप जल में है, लेकिन गंध केवल और केवल पृथ्वी में ही रहता है। तो इस प्रकार से यहां पर लक्षण किया। इसके बाद पृथ्वी के अनंतर आचार्य क्रम प्राप्त जल के स्वरूप का निरूपण करते हैं। रूप रस स्पर्शवत्या आपो द्रवाह स्निग्धा। रूप रस स्पर्श वाले जल द्रव हैं, स्निग्ध हैं, द्रवत्व गुण वाले हैं तथा स्नेह गुण वाले हैं। अब यहां पर इसका लक्षण कर दिया। रूप रस स्पर्श द्रवत्व और स्नेह, इसमें स्नेह जल का निरपेक्ष विशेष गुण है। स्नेह वह गुण है जिसके कारण चूना, मिट्टी, सीमेंट आदि बिखरी हुई वस्तु क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, एक जगह पर जम जाती है। चूर्ण आदि में जल मिलाने पर ऐसा होता है, इसलिए स्नेह गुण केवल जल वृत्ति है, यह स्पष्ट हो गया। तो यहां पर विशेषता क्या आ गई, स्नेह जो गुण दिया गया वो इसका विशेष गुण हो गया। जल में अभास्वर स्वच्छ शुक्ल रूप रहता है, जो पिछले सूत्र में बतलाया गया। रस गुण केवल अव्यक्त मधुर तथा स्पर्श शीत, ये वाला रहता है। अन्य रूप रस स्पर्श का जल में अनुभव द्रव्यांतर के संपर्क से होता है, वह नैमित्तिक प्रतीति है, जल का अपना गुण नहीं है। द्रवत्व गुण जल में सांसिधिक माना गया है। सांसिधिक का तात्पर्य है जल का स्वतः ऐसा द्रवरूप होना, किसी बाह्य निमित्त के कारण न होना। पृथ्वी तेज में द्रवत्व नैमित्तिक है, जो अग्नि संयोग बाह्य निमित्त के कारण होता है। सांसिधिक द्रवत्व जल के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव में न रहने के कारण इसके द्वारा जल का लक्षण स्पष्ट होता है। जो सांसिधिक द्रवत्व का समवायी कारण अथवा आश्रय है वह जल है। तो यहां पर जल का लक्षण करते हुए क्या कह दिया कि जो द्रवत्व और स्नेह इन दो गुणों से युक्त है वो क्या है, जल है। और बाकी के जो जल में लक्षण है, रूप भी है जल में, जल हमें दिखाई देता है तो उसमें रूप है, लेकिन कौन सा रूप है, अभास्वर स्वच्छ यानी पारदर्शी है। दूसरा इसमें क्या बतलाया कि जो स्पर्श भी है, तो स्पर्श कौन सा है, शीत, शीत स्पर्श है इसके अंदर है वो भी, लेकिन वो चूंकि अन्यों में भी पाए जाते हैं इसलिए वो इसका विशेष लक्षण नहीं कहलाएगा। लेकिन स्नेह और द्रवत्व जो है वो जल का विशेष लक्षण है, ये उसकी विशेषता है। स्नेह जल का निरपेक्ष विशेष गुण है, यह बतलाया गया। प्रायः सभी व्याख्याकारों ने घृत तेल आदि में उपलब्ध स्नेह को जलगत स्नेह से अभिन्न समझकर कुछ तर्क वितर्क प्रस्तुत किए हैं। वस्तुतः घृतादिगत स्नेह चिकनापन है, जलगत स्नेह ऐसा नहीं है। यह गुण बिखरी वस्तु को संश्लिष्ट करने में निमित्त होता है, घृत आदि के चिकनेपन में यह विशेषता नहीं है। घृतादिगत स्नेह को जलगत स्नेह से न मिलाकर मृदुतर स्पर्श से इसका मिलान करना चाहिए। तो जो घृत को आमतौर पर स्नेह कह दिया जाता है, यहाँ पर दर्शनकार ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि घृत में जो स्नेह है वो वास्तव में देखा जाए तो मिलाने का नहीं, छुड़ाने का काम करता है। हमारे हाथ से जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें कोई चीज हमारे हाथ से चिपकने का डर हो कि यह चीज हमारे हाथ से चिपक जाएगी, तब हम क्या करते हैं, तो घर में एक रेमेडी है कि थोड़ा सा सरसों का या नारियल का तेल हम हाथ पे लगा लेते हैं और उसके बाद जब हम वो काम करते हैं तो वो वस्तु हमारे हाथ पे चिपकती नहीं। जैसे घर में महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया बात बताता हूं मैं, कटहल जिन घरों में खाया जाता है तो उस कटहल का जो दूध होता है वो हाथ से बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है, बहुत एडहेसिव होता है। और जब कटहल काट रहे होते हैं तो उसलिए उस समय क्या किया जाता है, हाथ पर तेल अच्छे से लगा लिया जाता है ताकि उसको काटते समय, छुरी पर भी लगाया जाता है, छुरी को भी पकड़ लेता है अच्छी तरह से। तो तेल लगा लेने से क्या होगा कि वो उस पर चिपकेगा नहीं। तो वास्तव में हम कहते तो सामान्य भाषा में घी और तेल को स्नेह है, लेकिन अगर इसको बारीकी से देखा जाए और महर्षि कणाद जब पदार्थ विद्या का विवेचन करते हुए बतला रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि वास्तव में वो स्नेह गुण नहीं है,
वो क्या है, वो तो अलग करने वाला है। स्नेह वास्तव में पदार्थ के हिसाब से क्या होता है, जल के अंदर जो स्नेह का गुण है वो पदार्थों को बांधने का काम करता है। चूना है, उसमें आप डाल दीजिए पानी, बिल्कुल सख्त पत्थर बन करके तैयार हो जाएगा। सीमेंट में डाल दीजिए पत्थर बन के, मिट्टी में आप पानी डाल दीजिए जम करके तैयार हो जाएगी। तो ये गुण जल के अंदर पाया जाता है कि वो उनको जोड़ देता है। इससे आगे फिर तेज का स्वरूप यहां पर बतलाया। तेजो रूप स्पर्शवत, तेज में क्या क्या, अग्नि में क्या क्या है, रूप और स्पर्श। अग्नि एक तो रूप है, उसमें अग्नि के बिना, प्रकाश के बिना, तेज के बिना हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता, और स्पर्श उसके होने से हमें गर्मी का, ऊष्मा का एहसास होता है। तो ये उसका स्वरूप है। इससे आगे बतलाया वायु, स्पर्शवान वायु। वायु में केवल एक ही लक्षण है कि वो क्या है, स्पर्शवान है। वायु जब बहता है तो न हमें दिखाई देता है, न हमें सूंघाई देता है, न हमें गर्म ठंडा लगता है, वो केवल हमें स्पर्श होता हुआ शरीर से पता चलता है कि हाँ वायु बह रहा है। तो वायु के अंदर लक्षण क्या है, स्पर्श है। ता आकाशे न विद्यन्ते, ये सारे जो लक्षण हैं अर्थात गंध, रस, रूप और स्पर्श, ये चारों में से कोई भी आकाश में विद्यमान नहीं है, उपलब्ध नहीं होते हैं। और आकाश पद काल आदि शेष सब द्रव्यों का उपलक्षण है। आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन सभी द्रव्यों में रूप आदि गुण नहीं रहते। तो यहां पर 9 द्रव्यों के लक्षण हो गए। पहला क्या था, पृथ्वी। पृथ्वी तत्व में क्या क्या था, रूप, रस, गंध, स्पर्श, चारों थे। दूसरा था जल। जल में क्या था, रूप, रस, स्पर्श, स्नेह और द्रवत्व। और तीसरा था कि जो अग्नि था, अग्नि में क्या था, अग्नि में लक्षण था रूप और स्पर्श। वायु में क्या था, केवल स्पर्श। तो ये 4। अब इसके बाद 5वां था आकाश, 6ठा था काल, 7वां था दिशा, 8वां था आत्मा, 9वां था मन। तो इन बाकी के 5 द्रव्यों में इनमें से कोई भी लक्षण घटित नहीं होता है। न उनमें रूप है, न रस है, न गंध है, और ना ही स्पर्श। फिर आशंका की गई, यहां पर प्रश्न उठा मन में, द्रवत्व गुण जलों में समवेत बताया गया, परंतु घृत, तैल आदि पार्थिव द्रव्यों में वह देखा जाता है। तो इसका समाधान करते हुए क्या कह रहे हैं ऋषि, सर्पीर जूत मधुचिष्टानाम अग्नि संयोगत द्रवत्व मद्भि सामान्यम। घृत, सर्पी, लाख, जतु, मोम, मधुचिष्ट, इन वस्तुओं का अग्नि संयोगात, अग्नि संयोग से द्रवत्वम, द्रवत्व गुण जलों के साथ समान धर्म है। अर्थात उन्होंने पदार्थ बतलाए, घी, लाख, लाख जानते हैं आप लोग, जिससे सील लगाई जाती थी पहले, लाख। मोम, मोम जो मधुमक्खियां बनाती हैं छत्ते में, इनका जो द्रवत्व गुण है, ये सब पिघलते हैं, इनका जो द्रवत्व गुण है जलों के साथ समान धर्म बताया जाता है। वह वस्तुतः घृत आदि में अग्नि संयोग निमित्त से होता है। जल के लक्षण सूत्र में द्रव पद सांसिधिक द्रवत्व गुण का बोधक है। यानी अगर हम मोम को छोड़ दें तो सामान्य ताप पर वो कैसा रहेगा, जमा हुआ रहेगा। लाख जो है वो सामान्य ताप पर कैसा रहेगा, जमा हुआ रहेगा। घी भी सामान्य ताप पर कैसा रहेगा, जमा हुआ रहेगा। जब ताप का संयोग होता है तब वो द्रव रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन जल जो है वो सांसिधिक रूप से द्रव रूप में ही रहता है। जब उसका टेम्परेचर घटाया जाएगा प्रयास पूर्वक, तब जाकर के वो ठोस रूप में आता है। इसलिए जो द्रवत्व गुण है वो जल का सांसिधिक है। जलों में द्रवत्व स्वतः उसकी रचना के साथ होता है, परंतु घृत आदि पार्थिव द्रव्य स्वभावतः द्रवीभूत दशा में उत्पन्न नहीं होते।
इनमें द्रवत्व अग्नि संयोग के निमित्त से आता है, अतः यह नैमित्तिक द्रवत्व है। द्रवत्व रूप में दोनों पृथ्वी और जल में भले समानता हो, परंतु नैमित्तिक सांसिधिक भेद से अंतर समझना चाहिए। सूत्र के सर्पी आदि पद अन्य द्रवीभूत पार्थिव वस्तुओं के उपलक्षण समझने चाहिए। ऐसे तो अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो धातुएं भी पिघलने लगती हैं, प्लास्टिक भी पिघलने लगता है, लेकिन वो उनका स्वाभाविक लक्षण नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि जल जो है वो स्वाभाविक रूप से द्रव होता है, इसलिए इस गुण को उसमें ही मानना चाहिए। यहाँ पर फिर एक प्रश्न किया गया, घृत आदि में अतिव्याप्ति द्रवत्व लक्षण की न रहे, परंतु सुवर्ण आदि धातुओं में अतिव्याप्ति रहेगी, उनमें पिघलाया जाना देखा जाता है। तो फिर उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, त्रपुसी स लोह रजत सुवर्णानाम अग्नि संयोगा द्रवत्व मद्भिः सामान्यम। त्रपु माने रांगा, सीसा, लोहा, चांदी, सोना, इन धातुओं का अग्नि के संयोग से द्रवत्व गुण जलों के साथ में समान धर्म है। रांगा आदि धातुओं का जलों के साथ समान धर्म द्रवत्व गुण अग्नि संयोग से होता है, उनमें स्वभाव सिद्ध द्रवत्व नहीं है। यहां पर भी वही बात बतलाई, जलों में सांसिधिक द्रवत्व है और रांगा आदि धातुओं में अग्नि संयोग निमित्त के कारण से होता है। इसलिए जल लक्षण सूत्र में जल का सांसिधिक द्रवत्व का समवायी कारण अभिप्रेत है, अतः त्रपु आदि में, रांगा आदि में जो द्रवत्व है उसकी इससे तुलना नहीं की जा सकती। पृथ्वी जल तेज तीन द्रव्य प्रत्यक्ष हैं और उनके गुण भी। वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके प्रत्यक्ष स्पर्श गुण से वायु का अनुमान होता है। इसलिए सूत्रकार ने अनुमान कर विषय में सूत्र करते हुए बतलाया, विषाणी ककुद्मान प्रांते वालघी, विषाणी ककुद्मान प्रांते वालधि सासनावानिति गोत्वे दृष्टम लिंगम। अब यहां पर आया विषाणी, विषाण कहते हैं सींग को, तो सींग वाला होना, ककुद्मान ठाठ वाला होना जो कुबड़ रहता है पीठ पे गाय के, पूंछ के सिरे पर बालों के गुच्छे वाला होना, सासनावान गले के नीचे लटकती खाल वाला होना, यह सब गऊ के होने में दृष्टांत देखा जाता है। गाय में सींग भी है, कुबड़ भी है, पूंछ भी है, और क्या है उसके अंदर सासना भी है, गलकंबल भी है। तो विषाण ककुद प्रांते वालधि सासना ये सब गाय या बैल के विशेष अंग हैं। विषाण का अर्थ सींग है। सींग शब्द संस्कृत के श्रृंग शब्द का अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है। यद्यपि भैंस, बकरी तथा अन्य जंगली जानवर, हिरण, झांक आदि के भी सींग होते हैं। इन सींगों की यद्यपि अपनी अपनी विशेषता रहती है, लेकिन केवल मात्र ये कह देने से कि सींग वाला जो है वो गाय है, इसका उपलक्षण नहीं किया जा सकता। गाय का सींग यहाँ अपनी विशेषता के साथ ग्रहण किया जाना अभिप्रेत है। विशेष सींग के द्वारा अज्ञात गाय का अनुमान हो जाता है। यह गाय है विशेष सींग वाली होने से पूर्व दृष्ट गाय के समान। यानी अगर पहले किसी ने गाय को सींग के साथ में देखा है और फिर उसने सींग को देख लिया, तो वो ये अनुमान लगा सकेगा कि हाँ भाई ये गाय का सींग है। लेकिन जिसने कभी गाय को न देखा हो और उसको आप अगर केवल ये कह दें कि जो सींग वाला जानवर होता है वो गाय होता है, तो वो गाय को पहचान नहीं सकता है। अनुमान वही कर सकता है जिसने प्रत्यक्ष किया हो, जिसने प्रत्यक्ष न किया हो वो अनुमान भी नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर अब इसको लक्षण और ऐसे सामान्य और विशेष लक्षण को इस रूप में समझाया ऋषि ने कि जैसे अगर कोई यूं कह दे, पहले भी मैंने आपको बतलाया कि सींग वाली होती है वो गाय है, या पूंछ वाली होती है वो गाय है, या कुबड़ वाली होती है वो गाय है, तो इससे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब आप जाकर के देखेंगे तो सींग वाली भैंस भी है, कुबड़ वाली भैंस भी है, पूंछ वाली भैंस भी है, चार पैर वाली भैंस भी है। तो फिर कैसे पता चलेगा? तो वहां पर जो विशेष लक्षण है सासनावती, उसमें जो सासना का गुण है वो केवल गाय में है। तो किसी ने पहले गाय देखी हो कि न देखी हो,
लेकिन अगर आपने बतला दिया कि जो शासनावती है वो गाय है, तो वो उसको पहचान सकता है बिना देखे हुए। तो अदृष्ट गाय का अनुमान करने के लिए विषाण के समान गाय का ककुत, जो गर्दन से पीछे उभरा हुआ मांस रहता है, प्रांते वालदी, पद में प्रांत का अर्थ किनारा, छोर, सिरा है, और वालदी का अर्थ है पूंछ में बालों का गुच्छा। लंबी पूंछ के साथ सिरे पर बालों का गुच्छा केवल गाय बैल की पूंछ में होता है। इन सबको मिलाकर इस पद का तात्पर्य पुच्छ विशेष है। सासना, गले में लटकता हुआ चर्म विशेष, ये सभी चिन्ह विशेष गाय के पहचानने या अनुमान करने में सहायक होते हैं। अंतिम सासना लिंग तो लोक व शास्त्रीय व्यवहार में अति प्रसिद्ध है, तो इसलिए यहां पर इसको समझना चाहिए। तो वायु को जानने के लिए इस प्रकार से ही अनुमान किया जाता है, और वो क्या है? स्पर्शश्च वायु, स्पर्श गुण और वायु के जानने का ये साधन है। पृथ्वी, जल, तेज के साथ जब हमारे अंगों का कोई संपर्क नहीं रहता, तब भी हमें एक विशेष स्पर्श का अनुभव होता है। यह अनुभव सत्य है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। स्पर्श एक गुण है, गुण कभी द्रव्य के आश्रय के बिना नहीं रह सकता। तो आप अभी आपके पास भी नहीं है, आपके पास में कोई पार्थिव तत्व भी नहीं, पृथ्वी का कोई पदार्थ भी आपको टच नहीं कर रहा है, और ना ही आपको जल टच कर रहा है, फिर भी आपके त्वचा पर आपको स्पर्श का एहसास हो रहा है। जैसे कमरे में आप पंखा चला के लेटे, तो पंखा चला के लेटे हैं, उस पंखे के चलने पर न तो जल है आपके स्पर्श में, न वायु या न अग्नि है आपके स्पर्श में, और ना ही पृथ्वी के कण है आपके स्पर्श में, तो फिर भी आपकी त्वचा को जो स्पर्श का एहसास हो रहा है वो किस चीज का है? तो यहाँ पर इससे प्रमाणित होता है, इससे यह अनुमान प्रमाण लगता है कि वही जिसका न रूप है, न जिसमें रस है, न जिसमें गंध है, लेकिन फिर भी स्पर्श इंद्रिय से जिसका एहसास होता है, उसी का नाम क्या है? वायु है। ये वायु तत्व स्पर्श गुण से युक्त है। न च दृष्टानाम स्पर्श इत्यदृष्ट लिंगो वायु, नहीं च और दृष्टानाम देखे हुओं का स्पर्श इति इस कारण अदृष्ट लिंग न देखे हुए के चिन्ह वाला है वायु। अनुभूयमान स्पर्श दिखते हुए पृथ्वी, जल, तेज का गुण नहीं है, क्योंकि पृथ्व्यादि में स्पर्श गुण रूपादि गुणों के साथ अनुभूत होता है, परंतु यह स्पर्श ऐसा नहीं है। इसलिए न दिखते हुए द्रव्य का यह चित्र है, लिंग है या साधक है। ऐसे चिन्ह से पहचाने जाने वाला जो द्रव्य है उसका नाम क्या है? वायु है। अन्य उपयुक्त व्याख्या जो है वो पिछले सूत्र में जैसा कि बतलाया गया, वो किस प्रकार से है? स्पर्श वाला गुण होने के कारण से वायु है, और यही वायु का लक्षण है। तो आज ये 10 सूत्र हमने लिए हैं, इसको हम आज यहीं तक रखेंगे, और इससे आगे का जो प्रकरण है वो कल